नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आरबीआई ने किसानों को नए साल का गिफ्ट दे दिया है। एमपीसी की ब्रीफिंग में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किसानों के लिए बिना कुछ गिरवी रखे कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख करोड़ कर दिया है। इसका किन किसानों पर फायदा हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन और गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे ने आज लैब ग्रोन डायमंड्स पर हमारे सहयोगी असीम मंजंता के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। हमारे साथ इस वक्त कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे में सबसे पहले तो लैब ग्रोन डायमंड को लेकर के एक फ्रेमवर्क बनाने पर आप काम कर रहे हैं, क्या इरादा है, कब तक ये फ्रेमवर्क बनकर तैयार होगा? तो इसमें मुख्य रूप से चूँकि लैब ग्रोन डायमंड जिस तरह से कंज्यूमर को बेचा जा रहा है बिना उसको ये बताए कि ये नेचुरल डायमंड नहीं है, तो इसमें ही एक व्यवस्था ये लाई जा रही है कि जो एडवर्टाइजिंग है या जो इनवॉइस है इसमें किस प्रकार से स्पष्ट रूप से इसका जिक्र हो कि ये लैब ग्रोन डायमंड है और इससे कंज्यूमर्स चीट नहीं हो। और कंज्यूमर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो डायमंड खरीदें तो वो स्पेसिफिकली इस बात को जानने का प्रयास करें कि वो नेचुरल डायमंड है या लैब ग्रोन डायमंड्स हैं। ये फ्रेमवर्क हम कब तक देख सकते हैं कि आएगा ये? इस पर कार्य चल रहा है, सभी स्टेक होल्डर्स से इस पर चर्चा की जा रही है और जल्दी ही इस पर एक फ्रेमवर्क आएगा। ऑलराइट, तो वो ऑफकोर्स यहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड्स की बात होते हुए नजर आ रही है, जहाँ पर और स्ट्रिक्टर लॉज लाने की बात की जा रही है कि सिंथेटिक और जो नेचुरल डायमंड्स हैं उसके बीच का जो फ़र्क है वो कंज्यूमर्स को यहाँ पर क्लियरली समझ में आए। लेकिन जैसे हम आपको बता रहे थे कि आरबीआई की जो आज मीटिंग है वहाँ पर किसानों के लिए हमने बिना जो नॉन कोलैटरल लोन्स हैं उसकी जो मियाद है, उसके जो मनीज़ हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं। सिराज जी, कैसे देखते हैं आप इसे, क्योंकि मार्केट इसको काफ़ी पॉजिटिव ले रहा है, लेकिन कितने किसान इस चीज का फायदा उठाते हुए नजर आएंगे? मनीषा, मुझे कोई बहुत बड़ा गेम चेंजिंग डिसीजन ये नहीं लगता है। 1,60,000 से बढ़ा के 2 लाख की लिमिट कोई बहुत माने से चीज नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इसका उन स्टेट्स में जरूर होगा जहां छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं। सिराज जी, जानने का मतलब यहाँ पर यही है कि हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें सरकार की तरफ से आता हुआ देखते हैं। इवन एज वी स्पीक अभी भी हम जानते हैं कि दिल्ली के कई हिस्सों में यहाँ पर वो जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी यहाँ पर जारी है। जो ये सरकार की तरफ से आया है, कितना किसान इसका फ़ायदा उठा पाते हैं, किन किन राज्यों में उठा पाते हैं? मुझे लगता है कि जो छोटी लैंड होल्डिंग वाले स्टेट्स हैं जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी की कुछ किसान, तो उनको जरूर इसका फायदा होगा। लेकिन बात यह है कि रियल जो गेम चेंजिंग चीजें हैं जैसे पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स, तो उसके बारे में हम सोच रहे थे कि आरबीआई कोई लिमिट बढ़ाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स के अगेंस्ट जो लोन दिए जाते हैं, हम लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि उसको किया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसान अपने जो प्रोड्यूस है उसको लोन ले सकें अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट्स। तो वो नहीं हुआ है, तो अभी ये हम कह सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस है और अभी इसमें काफी कुछ काम होना बाकी है एग्रीकल्चर लेंडिंग के लिए। सिराज जी, अब क्लियरली जिस तरह से हमने देखा है कि ज़्यादातर इलेक्शंस अब ख़त्म हो चुके हैं, रबी की बुआई पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी ऑन द बेटर साइड आई है। अब अगर एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट को यहाँ पर लेना हो, क्लियरली अब टॉप एजेंडाज में तो ये नहीं है, लेकिन क्या कुछ करने की ज़रूरत आप देखेंगे? अब यहाँ पर बजट बहुत दूर नहीं है, वो कंसल्टेशंस भी यहाँ पर धीरे धीरे शुरू हो गई हैं। देखिए, ये तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त हम लोग गवर्नमेंट को देते रहते हैं वक्तन फवक्तन, लेकिन उसमें मेरे हिसाब से सबसे टॉप तो ये है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी जो गवर्नमेंट का 11 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट है वो रेलवेज में हो रहा है, पोर्ट्स में हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईवे में वगैरह वगैरह, लेकिन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है बहुत बड़े स्केल पे। अगर हम मिसाल दें तो शायद ही कोई ऐसी एपीएमसी हो जहां कोल्ड चेन फैसिलिटीज क्रिएटेड हों या कोई बहुत अच्छी फैसिलिटीज ड्राइंग की क्रिएट की गई हो। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करे।
पॉइंट टेकन। सिराज जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे सिराज जी कह रहे हैं कि जो नॉन कोलैटरल लोन्स की जो यहाँ पर राशि बढ़ाई गई है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क उसका ऑन ग्राउंड पर शायद नहीं पड़ेगा। कुछ राज्यों में जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी वगैरह जहाँ पर एरिया कम है, किसान छोटे हैं, शायद वहाँ पर हम ये जो मियाद है ये पहुँचती हुई देखें, अदरवाइज़ बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स और जहाँ तक एग्री इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर ऑफकोर्स ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत फ़िलहाल भी है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो हमारे साथ अमित होंगे, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। हफ्ते का आखिरी दिन और बाजार को इंतजार है यूएस के नॉन फार्म पेरोल डेटा का। अमित, और उससे पहले और उसके चलते किस तरह की स्ट्रैटेजीज आप यहां पर बताएंगे? नमस्कार मनीषा जी, काफी अहम दिन रहेगा आज जो है शाम का इवनिंग सेशन का, क्योंकि पेरोल के डेटा हैं जो कि मंथली आते हैं, काफी ज्यादा उठापटक गोल्ड सिल्वर में स्पेशली देखने को मिलेगी। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडर्स को ट्रेड करना चाहिए। फरवरी वाला गोल्ड और सिल्वर में, मार्च वाला सिल्वर में एक करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग अभी चार्ट के हिसाब से दिखाई दे रही है। तो 76,800 के करीब फरवरी वाला गोल्ड में एक बिकवाली का ट्रेड इंट्राडे के लिहाज से ट्रेडर्स को करना चाहिए। 77,100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 76,200 तक के टारगेट आज इसमें गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे सिल्वर की अगर मैं बात करूं, मार्च वाला तो 93,200-300 की रेंज में इसमें बिकवाली करके चले। 93,700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। नीचे में 92,000 तक के टारगेट जो है सिल्वर में भी देखने को मिल सकते हैं। जी मनीषा जी। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई यहाँ पर सोने चांदी की, लेकिन इसी के साथ हमारे पास एक मैसेज आ चुका है। अमित, नाम मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। सुरेंद्र गुप्ता है गुना एमपी से। ये कह रहे हैं कि इनके पास 10 टन सोयाबीन पड़ा हुआ है, 5,250 की इनकी कॉस्टिंग आ रही है। 1 साल हो गया इनके पास सोयाबीन पड़ा, आगे भाव कहाँ जाने की संभावना है? बिल्कुल, सोयाबीन जैसा कि अभी प्रीवियस कुछ सालों में हमने देखा है कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग, कुछ खास मूवमेंट जो है सोयाबीन में नहीं हुआ। एनसीडीएक्स से जब से इसको हटाया गया तब से एक स्टेबल प्राइस जो है सोयाबीन की कीमतों में देखने को मिल रहे हैं। अभी प्लांट का जो भाव है वो 4400 प्लस टैक्सेस के आसपास है। इसमें अभी देखा जाए तो 4 से 6 महीने कोई बड़ा मोमेंटम दिखाई नहीं देता। 4 से 5% का अपसाइड और डाउनसाइड का मूवमेंट रहेगा। रेंज जो मैं इसकी बता रहा हूँ 4700 से लेकर 4200, ये रेंज में ही प्राइस जो है ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। जी मनीषा। ओके, तो वो तेज़ी वाले प्राइसेस यहाँ पर शायद फिर से नहीं दिखेंगे। बहुत ही स्टेबल लैकलस्टर मूव यहाँ पर एक्सपेक्टेड है प्राइसेस में आगे जाते हुए। अमित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज को शेयर करने के लिए, ही साथ दर्शकों की मदद भी करने के लिए। भले इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।